Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mukamaghat. Let's start our new topic, organization of data. Okay, students, in previous videos we have discussed about collection of data, and this video we have discussed about source of data, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को डिस्कस किया. आफ्टर दैट हाउ टू बेसिक डेटा आर कलेक्टेड, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा में हम लोगों ने डिस्कस किया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, डेटा कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, and what is the quality of good schedule or questionnaire. After that we have discussed about how to collect secondary data and what is the source of secondary data. In this topic we have discussed about two main sources of secondary data, published data and unpublished data. Published data which are available in the form of magazines, books, research paper, reports, etc. And unpublished data is the data which is collected by any organization, any office, any institution for self purpose and which is available on their websites or in the office collection. Okay, that is unpublished data of secondary source of data. Okay, after then we have discussed about census of India, which is the comprehensive data source of secondary data, and NSSO, National Sample Survey Office, which is established in 1950 by Government of India under Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, the organization performs a primary objective to collect various socio-economic issues related data and published time to time. And I told you that in current situation NSSO published 77th rounds of survey data. Okay, these are the topics which is discussed about some previous videos, and now we are start a new topic, organization of data. Okay, स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करता है तो ये डेटा जो होते हैं ये किसी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होते. जिस फॉर्म में डाटा कभी इस फैमिली का कलेक्ट कर लिया, कभी बी फैमिली को छोड़ के डी फैमिली का कलेक्ट कर लिया, कभी ई एफ फैमिली छोड़ के नेक्स्ट फैमिली का कलेक्ट कर लिया. इस तरह से ये डेटा जो होते हैं स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक नहीं होते. जो भी इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है ना तो वो किसी सीक्वेंस में होते हैं, ना वो किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, और ना ही वो डेटा सिस्टमेटिक होते हैं. तो ऐसा डेटा स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है और वो किसी प्रॉपर सिस्टम, सीक्वेंस और अरेंजमेंट में नहीं होता, स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहते हैं? रॉ डेटा कहते हैं. जैसे रॉ मटेरियल पढ़ा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या था? ये एक ऐसा आइटम था स्टूडेंट जो हमारे लिए या तो अनयूज्ड था या फिर यूजलेस था. इसका हम कोई भी यूज नहीं कर सकते जब तक रॉ मटेरियल को किसी प्रॉपर प्रोसेस से इस रॉ मटेरियल में कोई यूटिलिटी
क्रिएट ना कर दी जाए तब तक ये रॉ मटेरियल जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, यूजलेस होता है। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स, जब कोई इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है तो ये डेटा कैसा होता है, रॉ डेटा होता है, यानी इन्वेस्टिगेटर के लिए इसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर के लिए ये रॉ डेटा यूजलेस होता है। तो हम इस रॉ डेटा में भी स्टूडेंट्स प्रॉपर प्रोसेस से, इस रॉ डेटा में भी प्रॉपर प्रोसेस से इसमें यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। और ये प्रोसेस स्टूडेंट क्या होती है, हम रॉ डेटा को किसी प्रॉपर सिस्टम से डेवलप कर लेते हैं, सिस्टम से प्रेजेंट कर लेते हैं, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। और जब ये डेटा प्रॉपर सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाता है, अब इस डेटा को जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स, उसको रीड करके, उसको ऑब्जर्व करके कोई ना कोई फाइनल कंक्लूजन दिया जाता है, कोई ना कोई फाइनल ऑब्जर्वेशन नोट किया जा सकता है। लेकिन डेटा से कोई भी फाइनल कंक्लूजन, डेटा से कोई भी फाइनल ऑब्जर्वेशन तभी दिया जा सकता है स्टूडेंट्स, जब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ जो रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा को किसी प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर सिस्टम से प्रेजेंट कर लिया जाए। और इस प्रॉपर प्रोसेस को, जिससे रॉ डेटा को यूजफुल बनाया जाता है, किसी प्रॉपर फॉर्मेट में डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस इन विच रॉ डेटा आर systematically arranged in a proper sequence is known as organization of data. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वही लिखा है, when an investigator collect data for any investigation, कोई भी इन्वेस्टिगेटर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डेटा कलेक्ट करता है, they are not capable offering any meaningful conclusion। यानी जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा से वो कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन देने में कैपेबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर जस्ट रॉ डेटा। क्योंकि वो जो रॉ डेटा उसने कलेक्ट किया है वो क्या होता है, वो रॉ डेटा की फॉर्म में होता है। सो रॉ डेटा आर टू बी अरेंज्ड बिफोर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। इसलिए जो रॉ डेटा है उसे किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हम जो ऑब्जर्वेशन देते हैं, जो कंक्लूजन देते हैं, उससे पहले हमें रॉ डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है। एंड दिस अरेंजमेंट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, यही लिखा है ना। सो रॉ डेटा आर टू बी अरेंज बिफोर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन एंड दिस प्रोसेस एज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी किसी भी कलेक्टेड रॉ डेटा को कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन से पहले जब हम किस प्रॉपरली अरेंजमेंट करते हैं, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट करना ही स्टूडेंट क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है स्टूडेंट्स। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर features. This process is known as classification. An important method organization, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि इन डेटा को, जो रॉ डेटा कलेक्ट किया इन्वेस्टिगेटर ने, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट
these in various classes on the basis of their features। यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो मेथड है वो क्या है, हम जो रॉ डेटा होता है उस रॉ डेटा को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में हम उन्हें क्या करते हैं स्टूडेंट, अरेंज कर देते हैं। और ये क्वालिटी और फीचर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स डेटा को ग्रुप्स में या क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ कि जब इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है तो डेटा कैसा होता है, रॉ डेटा की फॉर्म में होता है। ओके, कि इस डेटा की हेल्प से कोई भी कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन देने से पहले इस डेटा को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यूज किया जाता है स्टूडेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा के फीचर्स के अकॉर्डिंग, रॉ डेटा के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को डिफरेंट और वेरियस ग्रुप्स में बांट देते हैं, वेरियस क्लासेस में बांट देते हैं। और डेटा के फीचर्स के अकॉर्डिंग डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और देखिए वही लिखा है, एन इम्पॉर्टेंट मेथड of organization of data is to be distribute these into various classes on the basis of their features. This process is known as classification। यानी डाटा को डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डेटा के फीचर्स के अकॉर्डिंग उस डेटा को हम डिफरेंट और वेरियस क्लासेस में या वेरियस ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो समझ गए ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन में अंतर। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डाटा को किसी प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है। और जिस मेथड से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर? आई थिंक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। इफ यू फेस एनी कंफ्यूजन शेयर विद मी, आई विल सॉल्व। ओके, नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन को यहां पर अलग से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन अभी बताया, व्हेन डेटा आर अरेंज्ड और सीक्वेंस और डिस्ट्रीब्यूट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। यानी जो रॉ डेटा है हमारे पास, हम उस रॉ डेटा को उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग, कॉमन फीचर्स क्या, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको एक स्कूल जाना है और स्कूल में स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ का डेटा लेके आना है, स्टूडेंट की टोटल स्ट्रेंथ का डेटा लेके आना है। अब डेटा आप कलेक्ट कर लाए, आपको स्कूल गए, आपको बता दिया कि 900 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास, या 1000 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास। तो इस डेटा से जो आप 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लेके आए हैं, क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, पर्टिकुलर विद्यालय में 900 और 1000 स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये रॉ डेटा है। अब आपको करना क्या है कि इस रॉ डेटा को इनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग
डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्लासिफाइड करना है। कैसे? जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है? क्लासिफाइड करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन फीचर लेंगे बॉयज का, दूसरा कॉमन फीचर गर्ल्स का। अब इन बॉयज में से कुछ बॉयज ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे, कुछ बॉयज ऐसे होंगे जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एससी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एसटी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पीएच होंगे, अदर कैटेगरीज के भी हो सकते हैं। सेम ऐसे ही गर्ल्स में भी डिवीजन हो जाएगा इनके। ये क्या है? जो ऐसे स्टूडेंट्स जो जनरल कास्ट में जाएंगे उनका कॉमन फीचर क्या है कि वो सभी एक कास्ट, एक कम्युनिटी के हैं, जनरल के हैं। ओबीसी वालों का कॉमन फीचर वो सभी स्टूडेंट्स जो ओबीसी में है वो एक प्रॉपर कैटेगरी के, तो कॉमन फीचर हो गया। यानी कॉमन फीचर क्या है? एक ऐसा फीचर जो हमारे डेटा के सभी यूनिट्स में मौजूद हो, इन्वॉल्व हो, उसे कॉमन फीचर कहते हैं। और इस कॉमन फीचर के यूज से ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रॉ डेटा है उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन कहलाती है। और देखिए वही लिखा है, व्हेन रॉ डेटा आर अरेंजिंग इनटू एनी सीक्वेंस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। यानी हम जब रॉ डेटा को उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सीक्वेंस में या डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स जो रॉ डेटा होता है हमारे पास, इस रॉ डेटा को हम कई टाइप से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स का डेटा आपने कलेक्ट किया और उनको हम कॉमन फीचर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने पहले उन स्टूडेंट्स को बॉयज और गर्ल्स में सीक्वेंस कर अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने बॉयज को प्रॉपर कम्युनिटी में अरेंज किया, ऐसे ही गर्ल्स को प्रॉपर कम्युनिटी में अरेंज किया। ठीक है, तो ये क्या था? हमने क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर लिया। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ टाइप्स क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हम क्लासिफिकेशन जिस फीचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस कॉमन फीचर को यूज करके हम रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस बेसिस पर डेटा को कई तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। यानी क्लासिफिकेशन के भी कई टाइप हो सकते हैं। यानी अब हम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा स्टूडेंट्स क्या है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी समय श्रेणी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। यानी जब भी हम रॉ डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफाइड कर लेते हैं कि 2011 में ये, 2012 में ये, 13 में ये, 14 में ये वैल्यू, 15 में ये वैल्यू। यानी जब भी डेटा को, जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, किसी विद्यालय में जाना है और वहाँ के टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ लेके आनी है, तो एवरी ईयर विद्यालय का जो टोटल स्ट्रेंथ रहा होगा स्टूडेंट्स, वो अलग अलग रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि पिछले 10 सालों के उस विद्यालय के डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको ईयर वाइज हम अलग अलग ईयर में उन्हें क्लासिफाइड कर देते हैं। दिस ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस।
इस तरह से जब हम टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, सॉरी क्लासीफाई करते हैं, तो इस डेटा क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यानी व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब भी डेटा को टाइम के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ अ कार कंपनी कैन बी अरेंज्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कोई एक कार कंपनी है जो इंडिया में कार सेल कर रही है, तो उसकी जो कार सेलिंग का डेटा होगा वो हम ईयर वाइज इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी उसने 2017 में टोटल कितने अमाउंट की कार सेल की, 2018 में इस कार कंपनी ने 300 लाख की कार सेल की, 2019 में इस कार कंपनी ने इंडिया में 400 लाख रुपीस की कार्स को सेल किया है। इस तरह से देखिए हमने एक कंपनी की जो सेल से रिलेटेड डेटा हैं उनको कलेक्ट किया और अकॉर्डिंग टू टाइम उनको हमने क्या किया, एक टेबल में क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जब हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं तो वो क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप क्या हो सकता है स्टूडेंट? स्पेशियल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। स्पेशियल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन स्थान के आधार पर, लोकेशन के बेस पर, भौगोलिक स्थान के अकॉर्डिंग जब हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? स्पेशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन सच एज कंट्रीज। यानी जैसे हमें वर्ल्ड में स्टूडेंट्स पॉवर्टी के डेटा कलेक्ट करने हैं वर्ल्ड में, तो हम क्या करेंगे? एक तरफ टेबल बनाएंगे इस तरह से, एक टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रीज का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ कंट्री, और यहाँ पॉवर्टी रेशियो, और एक एक करके यूएसए में इतने परसेंट है, इंडिया में इतने परसेंट है, दिस। तो ये क्या है? यूएसए क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक कंट्री है जिसका अपना प्रॉपर लोकेशन है ऑन द ग्लोब। इंडिया भी एक कंट्री है जिसका अपना प्रॉपर लोकेशन है ऑन द ग्लोब। या मान लीजिए हमें इंडिया में पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने हैं, तो यहां क्या लिखेंगे? स्टेट्स, और यहां पॉवर्टी रेशियो, यहां लिखेंगे यूपी इतना पॉवर्टी है, बिहार में इतनी पॉवर्टी है। तो यूपी क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। बिहार क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। या हम मान लीजिए बिहार में ही, या मान लेते हैं हम बिहार में ही हमें पॉवर्टी के डेटा कलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पॉवर्टी सिनेरियो, जिसमें पटना में क्या पॉवर्टी है, सहरसा में क्या पॉवर्टी है, राजगीर में क्या पॉवर्टी सिनेरियो है। तो ये पटना, सहरसा, राजगीर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। और जब हम इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस को लेकर कोई डेटा अरेंज करते हैं, रॉ डेटा को सीक्वेंस में लगा अरेंज करते हैं, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है स्टूडेंट? स्पेशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और इसमें हम क्या करते हैं? द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस सच एज कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इट्सेट्रा इज नोन एज स्पेशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 2020 इन ऑल ओवर द इंडिया। मान लीजिए एक कोई कार कंपनी है स्टूडेंट्स, और इस कार कंपनी, ये कार कंपनी जो है इंडिया में कई जगह अपने इसने
प्लांट्स लगा रखे हैं कार प्रोडक्शन के लिए, कई जगह प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये कार कंपनी जो इंडिया में कार प्रोडक्शन कर रही है, हर स्टेट में अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया जो कार का प्रोडक्शन कर रही है उसके अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो मान लीजिए यहाँ हम प्लेस लिख देंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो यहाँ प्लेस हो गया और उस प्लेस पर नंबर ऑफ कार्स यानी कितनी कार प्रोड्यूस की गई। तो हमने पहला लिख दिया उत्तर प्रदेश, कितनी कार प्रोड्यूस हुई 10। दूसरा मध्य प्रदेश 10 कार प्रोड्यूस हुई। बिहार 20 कार प्रोड्यूस हुई। पंजाब 18 कार प्रोड्यूस हुई। हरियाणा 25 कार्स प्रोड्यूस हुई। इस तरह से जब भी हम देखिए यहाँ पर सारी ये क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, और अपोज ये सारी की सारी क्या हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, और ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार विच इज प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो इस तरह से हम जब भी डाटा कलेक्ट करके क्लासिफाइड करते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम ज्योग्राफिकल लोकेशन का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम डेटा की क्वालिटी या डेटा के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा की क्वालिटी या डेटा के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर, बेसिस पर जब हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। और देखिए यही लिखा है, द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी जब भी रॉ डेटा की क्वालिटी या फिर उस डेटा के एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम क्लासिफाइड करते हैं, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर सिस्टम से अरेंज करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी एक क्वालिटी होगी डेटा की। रिलीजन, ये भी क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है। लिटरेसी एट्रीब्यूट्स है। तो जब भी हम इस तरह की क्वालिटीज पर, इस तरह के एट्रीब्यूट्स के बेस पर डेटा को हम क्लासिफाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो इस डेटा को क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसने क्या किया, किसी डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है। अब ये डेटा क्या होगा, रॉ फॉर्म में होगा। तो इन्वेस्टिगेटर को इस डिस्ट्रिक्ट की जो भी पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट, उन पर कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन देने से पहले क्या करना होगा, इन्हें एक सिस्टम में अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हमने कहा स्टूडेंट्स, क्वालिटीज का यूज करना है, एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। तो जो इस डिस्ट्रिक्ट की स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसमें जो क्वालिटी होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो हाईली स्किल्ड हैं, उनके पास बहुत स्किल्स हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे स्पेशली रिमोटेड और रूरल एरियाज के, जो आज की करंट सिचुएशन से अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। ऐसे लोग जो आज भी ट्रेडिशनल हैं वो अनस्किल्ड होंगे। तो पहले हमने जो इस डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया है, इस पॉपुलेशन को हम इनकी क्वालिटी, स्किल एंड अनस्किल्ड की क्वालिटी के बेस पर दो पार्ट्स में इन्हें अरेंज कर लेंगे, एक स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। इनकी क्वालिटी क्या है, स्किल्ड भी हैं और अनस्किल्ड भी हैं। तो हमने दोनों को पहले क्या किया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप में हमने उन सबको रख दिया जो स्किल्ड हैं, दूसरे ग्रुप में हमने उन सबको रख दिया जो अनस्किल्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं, स्किल्स की। तो स्किल्स
ऐसे पर्सन में भी हो सकती हैं जो पढ़ा लिखा हो यानी लिटरेट हो, और ऐसे पर्सन में भी प्रैक्टिस से स्किल्स आ गई होंगी जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमने जो ग्रुप बनाए हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड के स्टूडेंट्स, हम पुनः इन स्किल्स को, इन ग्रुप्स को, इन क्वालिटीज़ को दो पार्ट्स में रख सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी इस जो हमने स्किल ग्रुप बनाया, इसमें भी हम एक और ग्रुप बना सकते हैं जिसमें एक तरफ स्किल लिटरेट्स आ जाएंगे, दूसरी तरफ स्किल्ड इलिटरेट आ जाएंगे। और सेम अनस्किल्ड में भी हम यही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लिटरेट ऐसे हो सकते हैं जो अनस्किल्ड हों, और कुछ इसके अनस्किल्ड ऐसे होंगे जो इलिटरेट हैं। तो इस ग्रुप को भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से दो ग्रुप्स में तोड़ देंगे, यानी अनस्किल्ड में भी लिटरेट हो सकते हैं और इलिटरेट हो सकते हैं। ठीक वैसे ही स्किल्ड में भी लिटरेट हो सकते हैं और इलिटरेट भी हो सकते हैं। अब ये लिटरेट की बात करें तो ये लिटरेट, कुछ लिटरेट ऐसे होंगे, अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरिया में भी आपको लिटरेट मिल जाएंगे और इलिटरेट भी मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही रूरल एरियाज में भी आपको लिटरेट मिलेंगे और रूरल एरियाज में भी इलिटरेट। यानी अब हम लिटरेट को भी इलिटरेट को भी अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ सकते हैं। यानी लिटरेट के अंदर भी हम दो ग्रुप बना देंगे, एक ऐसे लिटरेट जो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं और एक ऐसे लिटरेट जो अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ऐसे अनलिटरेट जो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं और ऐसे अनलिटरेट जो अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं। और सेम यहाँ भी। तो इस तरह से देखिए हमने स्टूडेंट्स इस पॉपुलेशन के अंदर जो क्वालिटी थी, जो अलग अलग कॉमन फीचर्स थे, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कई ग्रुप्स में इनको क्लासिफाइड कर दिया, कई ग्रुप में हमने सिस्टम से अरेंज कर दिया। तो लेकिन हमने इस अरेंजमेंट के लिए यूज क्या किया, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को यूज किया। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, ये जो अरेंजमेंट हुआ स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आप डेटा को, जो रो डेटा मिला है, उसे आप डिफरेंट सीक्वेंस में, डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज करके डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में मैंने आपको बताया उसे लर्न कीजिए, सीखिए। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड आफ्टर इट टाइप्स ऑफ डेटा में क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन सभी टॉपिक्स को आप लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूँगा। नोट्स बनाइए और इन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की नेक्स्ट टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।